अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ मिडगट। मिडगट की रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिडगट की रोटेशन किस तरीके से होती है। इस वीडियो के अंदर हम मिडगट की रोटेशन को 3 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ हर्निएशन ऑफ मिडगट लूप, नंबर 2 इज़ रिट्रैक्शन ऑफ मिडगट लूप और नंबर 3 इज़ फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। इन 3 हेडिंग्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मिडगट की रोटेशन किस तरीके से होती है। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आपको पता है कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर जब फीटस के अंदर गट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द एंडोडम, ठीक है, एंडोडम से गट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो गट ट्यूब एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो मिड लाइन ऑफ द फीटस के अंदर, फीटस की जो मिड लाइन है बॉडी की, वहाँ पर एक स्ट्रेट ट्यूब प्रेजेंट होती है, उससे हम कहते हैं गट ट्यूब, जो कि एंडोडम से बनती है। गट ट्यूब के इनिशियल स्टेजेस के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिससे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो गट ट्यूब के इनिशियल स्टेजेस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक फोर गट, उसके बाद मिड गट और हाइंड गट। ये तीनों जो मेन पार्ट्स हैं गट ट्यूब के, इनको 3 मेन आर्टरीज़ हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं और वो आर्टरीज़ अराइज होती हैं फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा। तो डॉर्सल एओर्टा से 3 मेन आर्टरीज़ आएंगी और इन तीनों मेन पार्ट्स ऑफ द गट ट्यूब को ब्लड सप्लाई करेंगी। नंबर 1 इज सीलिएक ट्रंक जो कि फोरगट को ब्लड सप्लाई करेगा। नंबर 2 इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि मिड गट को ब्लड सप्लाई करेगा। और उसके बाद इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि हाइंड गट को ब्लड सप्लाई करेगी और ये अराइज होती हैं फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा। नाउ आपको पता है कि आफ्टर द 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, जब 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद आपको पता है लिवर की रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है, लिवर की ग्रोथ होती है, स्टमक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अभी फीटस है वो सिर्फ 5th वीक का है, 5 हफ्तों का है। तो उस वक्त जो एब्डोमिनल कैविटी होती है फीटस की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और वो इन तमाम जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, लाइक लिवर है, स्टमक है, तो स्मॉल जो एब्डोमिनल कैविटी होती है फीटस की वो उन तमाम ऑर्गन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकती इतनी छोटी सी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फीटस की, ठीक है। वो सारे ऑर्गन्स एक साथ एकोमोडेट नहीं हो सकते 5th वीक के ऊपर के वो सब एकोमोडेट हो जाएं फीटस के अंदर, क्योंकि फीटस की जो एब्डोमिनल कैविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है एट 5th वीक। तो उसके बाद क्या होता है कि जो रैपिड ग्रोथ है लिवर की और स्टमक की, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो मिड गट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है गट ट्यूब का, ये प्रोट्रूड आउट कर जाता है फ्रॉम द उम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो उम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया है फीटस का, वहाँ से जो हमारा मिड गट है वो आउटसाइड द बॉडी प्रोट्रूड आउट कर जाता है और इसे हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ द मिड गट लूप। हर्निया क्या है, बॉडी से बाहर की तरफ जो विसरल एब्डोमिनल कंटेंट मिड गट लूप जो आया है, इसे हम कह रहे हैं हर्निया। तो हर्निएशन ऑफ मिड गट लूप होता है क्योंकि रैपिड ग्रोथ है लिवर की और डिफरेंट ऑर्गन है लाइक स्टमक, और फीटस की जो एब्डोमिनल कैविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। उसकी वजह से मिड गट लूप आउटसाइड द बॉडी थ्रू द उम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूड आउट कर गया, हर्निएट आउट किया, और इसे हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ मिड गट लूप। और ये 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास हर्निएशन होती है मिड गट के लूप की। और ये जो हर्निएशन हो रही है, प्रोट्रूड आउट हो रहा है मिड गट का लूप, ये होता है अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है। आप सपोज ऐसे कर सकते हैं, ये समझ लें आप फीटस है और ये भी फीटस, और ये ओपनिंग है हमारे पास उम्बिलिकल कॉर्ड की, यहाँ से ओपनिंग है। तो यहाँ से इस तरीके से प्रोट्रूड आउट कर गया मिड गट का लूप, ऊपर फोर गट है, नीचे हाइंड गट है। तो मिड गट का लूप इस तरीके से आउटसाइड द बॉडी थ्रू द उम्बिलिकल कॉर्ड ने प्रोट्रूड किया, जिसे हमने कहा हर्निएशन ऑफ द मिड गट लूप। और ये प्रोट्रूड कहाँ हो गया, अराउंड दी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिड गट लूप है। आप अगर साइड व्यू से देखें, जैसे ये साइड व्यू मैंने ड्रॉ किया है, साइड ऑफ द फीटस से हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखें आप, ये मिड गट लूप इस तरीके से प्रोट्रूड आउट किया और इसके मिड में, इसके बीच में क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, और इसे हमने कहा हर्निएशन ऑफ द मिड गट लूप।
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी ग्रीन में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लूप के अलावा जो सामने ग्रीन में नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ओम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ओम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट, वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट, वाइटिलिन डक्ट, ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट, तो बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसे हम अभी कह रहे हैं ओम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट। बेसिकली ये एक डक्ट होती है जो कि कनेक्ट कर रही होती है हमारी गट ट्यूब को, मिड गट को यॉर्क सैक के साथ, ठीक है। यहाँ आउटसाइड यॉर्क सैक प्रेजेंट होता है बॉडी के, और ड्यूरिंग द अप टू द 6 वीक, 5 और 6 वीक के दरमियान में ये जो ओम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट होती है, ये रिग्रेस हो जाती है, ये डिसअपेयर हो जाती है, और कनेक्शन होता है जो गट ट्यूब का यॉर्क सैक के साथ, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ओम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट हो गया। अब ये जो मिड गट का लूप है जो हर्निएट आउट किया है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये जो हर्निएट आउट हुआ है लूप, ये वर्टिकल प्लेन में है। फॉर सपोज करें यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से किया है। इसके यहाँ बीच के अंदर मेसेंट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ऊपर की तरफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ऊपर है हमारे पास ये वाला पार्ट, और नीचे है लूप का ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के जो ऊपर वाला मिडगट लूप का ये वाला जो पार्ट है ब्लू में जिसे मैंने ड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं क्रेनियल लिम्ब, ठीक है, या फिर क्रेनियल क्यों ऊपर है, क्रेनियल लिम्ब, या फिर प्री आर्टीरियल सेगमेंट ऑफ मिडगट लूप। मिडगट लूप का वो वाला पार्ट जो ऊपर है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, उसे हम कहते हैं क्रेनियल लिम्ब या फिर प्री आर्टीरियल सेगमेंट। प्री आर्टीरियल सेगमेंट क्यों, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से ऊपर की तरफ पहले है, तो प्री आर्टीरियल सेगमेंट। जो नीचे वाला जिसे मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया, उसे हम कहते हैं कॉर्डल लिम्ब, नीचे वाला, या फिर पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बाद वाला जो पार्ट है मिडगट को लूप का, तो पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट्स। तो ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं मिडगट लूप को। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं इन दोनों लूप से। आपको वैसे तो पता है मिडगट से कौन से स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, तो अब हम सेपरेटली देख लेते हैं कि क्रेनियल लिम्ब जिसे हम प्री आर्टीरियल सेगमेंट कह रहे हैं, या कॉर्डल लिम्ब जिसे हम पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट कह रहे हैं, इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं। तो डिस्टल ड्यूडेनम, क्रेनियल लिम्ब से पहले यहाँ से डिस्टल ड्यूडेनम आ गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो फोरगट से अराइज हो रहा होता है, उसके बाद जैजुनम, यहाँ पे हमारे पास जैजुनम आ गया, और प्रॉक्सिमल इलियम, इलियम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्रेनियल लिम्ब से अराइज हो रहा है। कॉर्डल लिम्ब को देखते हैं, तो डिस्टल इलियम, ये आ गया डिस्टल इलियम। सीकम, ये आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है थोड़ी सी, ये जो डिस्टल लिम्ब के अंदर एक स्वेलिंग होती है, इसे हम कहते हैं सीकल स्वेलिंग, जहाँ से सीकम अराइज होता है, और फिर सीकम से आपको पता है अपेंडिक्स की एक प्रोजेक्शन अराइज हो जाती है, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। और असेंडिंग कॉलॉन और 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। तो इस तरीके से मिडगट की सारे डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाती है इस तरीके से हर्निएशन हो गया। नाउ अब हर्निया के बाद हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आना है जिसे हम कह रहे हैं रोटेशन ऑफ द मिडगट। अब मिडगट की रोटेशन किस तरीके से होती है। मिडगट की रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जितने भी अगर आप बॉडी के विसरा देखते हैं उनकी एक डेफिनेटिव पोजीशन है कि यहाँ पे स्टमक, राइट साइड पे इस तरीके से स्टमक है, वहाँ पैंक्रियाज है, इस तरीके से यहाँ मिड के आप थोड़ा सा लेफ्ट और मिड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर सारा सीकम राइट साइड पे। तो एक डेफिनेटिव पोजीशन है हर विसरा की इन द एब्डोमिनल कैविटी। वो डेफिनेटिव पोजीशन आती है रोटेशन ऑफ द मिडगट की वजह से। अगर मिडगट की रोटेशन ना हो तो फिर हम एनामलीज में देखेंगे कि डिफरेंट जो विसराज होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो नाउ लेट्स सी द रोटेशन। मैं आपको रोटेशन से पहले बता देता हूँ कि 3 रोटेशन होती हैं 90 डिग्री की, और टोटल 270 डिग्री रोटेशन होता है मिडगट का। लेट्स सी 3 रोटेशन किस तरीके से हो रही हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो लूप है ये वर्टिकल प्लेन में है इस तरीके से, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन के अंदर इस तरीके से लूप है। एक जो क्रेनियल लिम्ब है वो आर्टरी के ऊपर है, ठीक है, सुपीरियर साइड के ऊपर, और जो कॉर्डल लिम्ब है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ये ऊपर है सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है कॉर्डल लिम्ब, और बीच में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मुझे ये देख रहे हैं ना कि फ्रंट व्यू है, साइड व्यू से आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो मैंने फ्रंट व्यू को ड्रॉ किया है कि आप फ्रंट से देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ये ऊपर और ये ब्लैक में कॉर्डल लिम्ब नीचे है।
उसके बाद एक पहली रोटेशन होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रोटेशन कैसे होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है क्लॉकवाइज घड़ी कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी इस तरीके से मूव कर रही होती है, ठीक है, 12 1 2, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से रोटेशन होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। तो ये आप देखें कि यहाँ पर ऐसे है क्रेनियल लिम्ब और द कॉर्डल लिम्ब। अब एंटी क्लॉकवाइज यूँ रोटेशन होगी, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एंड ये ऐसे था, अराउंड एक्सिस क्या है हमारे पास रोटेशन का, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड पे 90 डिग्री रोटेशन हो गई। इस रोटेशन के बाद क्या होगा, रोटेशन कैसे हो रही है, ऐसे। इस रोटेशन के बाद जो क्रेनियल लिम्ब है हमारा प्री आर्टीरियल सेगमेंट, वो आ जाएगा राइट साइड के बाद ऊपर, और जो पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट है वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे हो गया, प्री आर्टीरियल सेगमेंट राइट साइड पे, पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट लेफ्ट साइड के ऊपर हो गया। तो पहली रोटेशन हमारे पास हो गई 90 डिग्री की, यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री की पहली रोटेशन हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टमक को ड्रॉ किया कि स्टमक इस तरीके से, पहले स्टमक भी देखें आप मिड लाइन में था, रोटेशन के बाद स्टमक की भी राइट साइड की तरफ स्टमक रोटेट कर गया है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो क्रेनियल लिम्ब है आपको पता है, इससे जो डिस्टल ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम बन रहे हैं। तो ये जो राइट क्रेनियल लिम्ब होता है, इसकी रैपिड ग्रोथ होती है। उस रैपिड ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ये कॉइल्स ऑफ इलियम और जेजुनम की फॉर्मेशन करवा देता है। ये जो इंटेस्टाइन के कॉइल्स बन गए इस तरीके से, ये कॉइल्स बन गए जेजुनम के और प्रॉक्सिमल इलियम के, इस तरीके से कॉइल्स बन जाते हैं इन द क्रेनियल लिम्ब, क्योंकि ये रैपिडली ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास कॉर्डल लिम्ब के अंदर। कॉर्डल लिम्ब के अंदर चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर सीकल स्वेलिंग आ जाती है, जो मैंने यहाँ आपको बताई थी। सीकल स्वेलिंग से क्या है, बेसिकली सीकम डेवलप होता है हमारा, सीकम सीकल स्वेलिंग से डेवलप होता है। उसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं आता इन द कॉर्डल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप के अंदर, ठीक है। अब दोबारा क्या आपको पता है, अब प्रोसेस शुरू होगा रिट्रैक्शन ऑफ द मिडगट लूप का। अब रिट्रैक्शन कब होती है, रिट्रैक्शन क्या, वापस आना। तो रिट्रैक्शन ऑफ मिडगट लूप होता है ड्यूरिंग द 10th वीक, ठीक है। ये वेरी कर सकता है बुक्स में। तो 10th वीक के अंदर रिट्रैक्शन स्टार्ट होती है मिडगट लूप की, कि दोबारा से अब, क्योंकि अब फीटस की जो बॉडी है वो ग्रो कर गई है, तो अब जगह है एब्डोमिनल कैविटी में, तो आप वापस आ जाओ, ठीक है। अच्छा, ये जो हर्निया हुआ था इसे हम फिजियोलॉजिकल हर्निया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल क्यों, क्योंकि नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है, तो इसे हम फिजियोलॉजिकल हर्निया कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल हर्निया की रिट्रैक्शन कब हो रही है, ड्यूरिंग द 10th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। अब रिट्रैक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, क्रेनियल लिम्ब है, ये बॉडी के अंदर जाता है एक साथ। ऐसा नहीं कि पूरा लूप आया और पूरा लूप दोबारा से एक साथ अंदर चला गया, ऐसा नहीं होगा। अब जो क्रेनियल लिम्ब है, प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, पहले इसकी रिट्रैक्शन होगी, उसके बाद पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट या फिर कॉर्डल लिम्ब की होगी। अब रिट्रैक्शन के अंदर क्या होगी, दोबारा से हमारे पास 90 डिग्री रोटेशन होती है। तो सेकेंड दोबारा 90 डिग्री रोटेशन होगी, कैसे होगी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे और ये, तो राइट साइड पे प्री आर्टीरियल सेगमेंट क्रेनियल लिम्ब है, क्रेनियल लिम्ब ने अब दोबारा अंदर जाना है। तो क्रेनियल लिम्ब इस तरीके से अंदर जाता है कि दोबारा से 90 डिग्री रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ना। तो ये है ना, ये ऐसे करके यूँ अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये कॉर्डल जो लिम्ब है वो वहीं पर रहेगा, और ये इस तरीके से अंदर बॉडी की तरफ चला जाता है। ये जो दोबारा से 90 डिग्री आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं इमेजिन, इस पिक्चर को देखें, उसके बाद इस पिक्चर को देखें। ये यहाँ से जो है वो इस तरीके से रोटेट हुआ और बॉडी के अंदर की तरफ चला गया। ये जो दोबारा से जो 90 डिग्री रोटेशन हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रोटेशन की है हमारे क्रेनियल लिम्ब ने, इस क्रेनियल रोटेशन के बाद ये जो क्रेनियल लिम्ब है वो पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। अभी कहाँ था, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बीच में थी और क्रेनियल लिम्ब राइट साइड की तरफ था। लेकिन इस रोटेशन की वजह से आप सपोज करें ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है कि यहाँ से इस तरीके से रोटेशन हुई और वही यूँ चला गया, ठीक है। ये रोटेशन हुई और ये पोस्टीरियर टू द चला जाता है और बॉडी के अंदर चला जाएगा और पोस्टीरियर चला जाएगा, पोस्टीरियर साइड ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के। तो ये हमारा क्रेनियल लिम्ब चला गया पोस्टीरियर टू सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी,
और ये जाकर बॉडी की पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके अंदर जाकर ये एकोमोडेट हो जाता है हमारी जेजुनम और ये इलियम और ड्यूडेनम का जो पार्ट है। उसके बाद तो ये हमारे पास 90 डिग्री रोटेशन दोबारा हो गई। अब पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट या फिर हमारा जो कॉर्डल लिम्ब है, अब ये दोबारा अंदर जाएगा बॉडी के, ये भी 90 डिग्री रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये है ना, तो ये भी हमारे पास ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, आप इस पिक्चर को देखें, इसको देखें, ये यहाँ से आके इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हुई, तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये भी 90 डिग्री रोटेशन होगी। अब आप देखें कि आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन ये हुई, सीकम पहले कहाँ था, ये सीकल स्वेलिंग लेफ़्ट साइड के ऊपर थी, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास जो क्रेनियल लिम्ब था ये लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया और पोस्टीरियर साइड के ऊपर चला गया। और ये जो कॉर्डल लिम्ब है, ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बीच में है इसके, तो कॉर्डल लिम्ब इस तरीके से रोटेट किया, ये आगे आ जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के और राइट साइड की तरफ चला जाएगा। हमारा जो कॉर्डल लिम्ब है मिडगट लूप का काफ़ी ईजी है अगर आप ये रोटेशन को समझ लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, राइट साइड की तरफ आ जाएगा हमारा जो कॉर्डल लिम्ब है। तो सीकल स्वेलिंग आप देखें यहाँ पर आ गई, ये सीकल स्वेलिंग है, ये सीकल स्वेलिंग की प्रोजेक्शन है जहाँ से अपेंडिक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन हो जाती है, 3 रोटेशंस, तीनों रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होंगी और तीनों का अगर आप जमा कर लें तो हमारे पास 90, 90, 180, उसके बाद 270 डिग्री की रोटेशन होती है टोटल मिडगट के अंदर, जिसके बाद डेफिनेटिव स्ट्रक्चर्स अपनी डेफिनेटिव पोजीशन पर आ जाते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखेंगे कि हमें असेंडिंग कॉलम नज़र नहीं आ रही है इतनी, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में यहाँ लिवर होता है, तो जो सीकम होता है वो जस्ट बिलो द लिवर होता है, जिसे हम कहते हैं सब हेपेटिक सीकम। तो उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि सीकम नीचे की तरफ मूव करता है और इलियक फोसा की तरफ आ जाता है और उसके बाद हमें असेंडिंग कॉलम भी नज़र आ रही होती है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी डायग्राम बनाए हम, तो ये स्टमक आ गया, उसके बाद ये ड्यूडेनम, उसके बाद ये लूप्स होते हैं जेजुनम और इलियम के, यहाँ पर इलियोसीकल जंक्शन होता है, जिसके बाद सीकम बन जाता है यहाँ पर, इलियम के बाद सीकम, सीकम से ये मीडियल प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, उसके बाद असेंडिंग कॉलम, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है, फिर सिग्मोइडल कॉलम, रेक्टम और फिर एनल कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और रिट्रैक्शन कब हुई है 10th वीक के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी तीनों रोटेशन में। आपको सिंपल से यहाँ पर भी रोटेशन को मैं बता देता हूँ। पहले क्या वर्टिकल प्लेन में हमारे पास थे, क्रेनियल लिम्ब ऊपर था, कॉर्डल लिम्ब नीचे था, तो ठीक है ये। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो क्रेनियल लिम्ब है वो राइट साइड पे आ गया और जो कॉर्डल लिम्ब था वो लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया, ऐसे रोटेशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा ये है क्रेनियल लिम्ब, ये बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। एंटी क्लॉकवाइज यही है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद जो क्रेनियल लिम्ब है वो बॉडी के अंदर चला गया और आप देखें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पोस्टीरियर साइड पे गया है और लेफ़्ट साइड के ऊपर चला गया इन द एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास कॉर्डल लिम्ब है, कॉर्डल लिम्ब फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तीसरी रोटेशन यहाँ पे मूव किया, ये देखें यहाँ से यहाँ मूव आ गया, ये कहाँ पर आ गया, एंटीरियर टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और राइट साइड के ऊपर है कॉर्डल लिम्ब। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से रोटेशन होती है हमारे मिडगट लूप की। तो ये हमारे पास रोटेशन कंप्लीट हो जाती है और काफ़ी ईजी है रोटेशन, अगर आपको समझ आता है तो सिर्फ इमेजिनेशन है और आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सी द एनोमलीज, कि अगर इस रोटेशन के अंदर या डेवलपमेंट में कोई एनोमली है, कोई मेल फॉर्मेशन होती है तो क्या उसमें हम देखते हैं। तो लेट्स सी द कंजेनाइटल एनोमलीज। सबसे पहले कंजेनाइटल ओम्फेलोसील। कंजेनाइटल ओम्फेलोसील क्या है बेसिकली, कि ये जो हमारे पास हर्निएशन होती है मिडगट लूप की 6th वीक के अंदर और 10th वीक के अंदर रिट्रैक्शन हो जाती है। अगर ये रिट्रैक्शन ना हो, ठीक है, तो बेबी बॉर्न होता है, उसकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन्स हैं वो सब डेवलप हो रही हैं बॉडी के बाहर, क्योंकि उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेनाइटल ओम्फेलोसील, कि रिट्रैक्शन नहीं होती मिडगट के लूप की, और इसको हम एक्सोम्फेलोस भी कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ AX, ठीक है। इस कंडीशन को हम ये भी कहते हैं एक्सोम्फेलोस।
और इसमें रिट्रैक्शन नहीं होती। सारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं फीटस की एट बर्थ वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसमें ये जो कंडीशन होती है कंजेनिटल ओम्फेलोसील, ये मोस्टली रिलेटेड होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ। जब बेबी के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है कंजेनिटल ओम्फेलोसील का। और ऐसे बेबीज़ के अंदर जो फीटस की जो एब्डोमिनल कैविटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि आपको पता है कि देखो अगर इंटेस्टाइन्स हैं, बॉडी का विसरा वो बॉडी के बाहर है, ठीक है, और 6 वीक से ही बॉडी से बाहर है और 10th वीक पे बॉडी के अंदर नहीं गया। तो आपको पता है कि फीटस की बॉडी के अंदर जो विसरा ग्रो कर रहे होते हैं उनकी जो फोर्स होती है वो ही बेसिकली कॉज करवाते हैं कि हमारे जो फीटस का साइज़ ग्रो करता है। अगर फीटस के अंदर कंटेंट ही नहीं है एब्डोमिनल कैविटी के, तो फिर तो वो एब्डोमिनल कैविटी ग्रो ही नहीं करेगी, उसे एक फोर्स ही नहीं मिल रही इनसाइड से कि ग्रो करे वो, ठीक है। तो ये कंजेनिटल ओम्फेलोसील आ गया। नंबर 2 इज़ उम्बिलिकल हर्निया। उम्बिलिकल हर्निया बेसिकली डिफर करता है फ्रॉम द कंजेनिटल ओम्फेलोसील से। उम्बिलिकल हर्निया में भी सेम होता है कि इंटेस्टाइन्स प्रोट्रूड आउट कर जाती हैं, बाहर की तरफ हर्निएट आउट होती हैं फ्रॉम द उम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन ये डिफरेंट होता है। उम्बिलिकल हर्निया में क्या होगा, 6 वीक पे हर्निया हुआ फिजियोलॉजिकल, 10th वीक पे रिट्रैक्शन हो गई। अब रिट्रैक्शन के बाद जो उम्बिलिकल कॉर्ड है वो इम्परफेक्टली क्लोज होगा, वो परफेक्टली क्लोज नहीं होगा। तो इम्परफेक्टली क्लोज्ड उम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है कि दोबारा से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो दोबारा हर्निएट आउट कर जाती हैं, और मोस्टली ये हर्निएट आउट होती हैं जब बेबी कफ करता है, बेबी रोता है या फिर स्ट्रेन करता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं उम्बिलिकल हर्निया। और उम्बिलिकल हर्निया में जो इंटेस्टाइन्स प्रोट्रूड आउट करती हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी उम्बिलिकस से, उनको बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन ने कवर किया होता है, इसलिए भी ये डिफ़र करता है फ्रॉम द कंजेनिटल ओम्फेलोसील से। उसके बाद एक गैस्ट्रोकिसिस, ठीक है, ये हमारे पास एक गैस्ट्रोकिसिस, ये भी हर्निया है हमारे पास एब्डोमिनल विसरास का, लेकिन ये मिड प्लेन में नहीं है, ये लेटरल टू द मिड प्लेन है। जो उम्बिलिकस ये दोनों थे, ये उम्बिलिकस से मिड ऑफ द बॉडी से हर्निएट आउट हो रहे थे, लेटरल टू द मिड प्लेन, लेटरल टू द उम्बिलिकस। अगर कोई हमारे पास फ्रॉम द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर कोई कंटेंट एब्डोमिन का आउट हो रहा है, हर्निएट आउट हो रहा है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोकिसिस। और इसके मोस्टली कोजेज़ होते हैं या तो इस्कीमिया हो जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, या फिर वीकनेस होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की। नॉन रोटेशन ऑफ द मिडगट, मिडगट रोटेट ही नहीं हुआ, ये सारी हमने जो रोटेशन पढ़ी अगर ये ना हो, सिंपल सी कहानी क्या होगी, राइट साइड के ऊपर जो राइट साइड के ऊपर क्रेनियल लिम्ब होगा जिसके अंदर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो बनेगी राइट साइड के ऊपर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो लेफ्ट साइड के ऊपर बन जाएगी। इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है, जो सीकम होता है ना वो स्टमक के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। जो सीकम होगा वो बिल्कुल ना स्टमक के पाइलोरस के नीचे होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है सीकम है ना, जो वो सीकम कनेक्टेड होता है हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। कुछ पेरिटोनियल बैंड्स होते हैं जो सीकम को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सम टाइम इस कंडीशन में कुछ जो इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं वो अराउंड दिस सीकम के पेरिटोनियल बैंड्स के अराउंड पे वो लूप अराउंड हो जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इंटेस्टाइन की। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल एट्रेशिया। तो इस कंडीशन में वो हो सकता है। उसके बाद है रिवर्स रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज जो 270 डिग्री का रोटेशन हुई है, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो, रिवर्स हो जाए, तो उस कंडीशन में मोस्टली चेंज ज़्यादा नहीं आता। उसमें चेंज ये आएगा, आप यहाँ देखें जो जजेना मीलियम है वो पोस्टीरियर टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, लेकिन अगर रिवर्स रोटेशन होगी ये एंटीरियर आ जाएंगी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। और आप ट्रांसवर्स कॉलम देखें, ये एंटीरियर है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, उस कंडीशन में ये पोस्टीरियर चला जाएगा। नाउ लेट्स नेक्स्ट इज द मोबाइल सीकम। मोबाइल सीकम क्या है, बेसिकली मैं अभी फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स पे भी आता हूँ। यहाँ पे मोबाइल सीकम पे मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि असेंडिंग कॉलॉन एक रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट है इंटेस्टाइन का, यानी कि असेंडिंग कॉलॉन की जो पेरिटोनियम होती है वो फ्यूज़ हो जाती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ और ये मूव नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता, असेंडिंग कॉलॉन फ्यूज़ नहीं होती पेरिटोनियम, तो उस कंडीशन में सीकम है वो मूव कर सकता है। और इस सीकम की मूवमेंट की वजह से सीकम दूसरी जो इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर लूप अराउंड हो सकता है और उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं वॉल्वुलस। जब सीकम
जो इंटेस्टाइन का खुद का पार्ट ही इंटेस्टाइन पर रैप अराउंड हो जाए, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करा दे, उसे हम कहते हैं वॉल्वुलस। और मैकस डायवर्टिकुलम सिंपल है, मैंने कहा था ओम्फैलो एंड मेसेंट्रिक डक्ट है, वो रिग्रेस हो जाती है 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक। लेकिन अगर वो रिग्रेस नहीं करती और परसिस्ट करती है एट बर्थ, तो क्या होता है कि इलियम, यहाँ पर इलियम है ना, तो इलियम के अंदर एक डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, उसे हम कह देते हैं मैकस डायवर्टिकुलम। और ये प्रेजेंट होता है, फॉर सपोज करेंगे इलियम, ये इलियोसिकल जंक्शन है ना, तो इलियोसिकल जंक्शन से 40 to 50 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल पहले एक डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे मैकस डायवर्टिकुलम। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि सम टाइम मैकस डायवर्टिकुलम की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल अपेंडिक्स की तरह होते हैं, तो उसमें हमें डिफ़र करना होगा अगर मैकस डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। तो ये एनामलीज हो गई। यहाँ पे अगर मैं फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स की बात करूँ, तो फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स क्या है कि जब रिट्रैक्शन हो जाती है हमारी मिडगट लूप की, तो सब कुछ अब कंटेंट्स अंदर आ गए। इनिशियल स्टेजेस पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके तमाम पार्ट्स इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, उनके अराउंड पे पेरिटोनियम होती है। लेकिन आफ्टर द 10th वीक कुछ पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जिनकी मेसेंट्री फ्यूज़ हो जाती है और वो रेट्रो पेरिटोनियल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम जो कि हमारे पास स्टमक के बिल्कुल पास होता है, 2.5 सेंटीमीटर, अगर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को हम हटा दें तो बाकी जो ड्यूडेनम है सारा पार्ट वो सब रेट्रो पेरिटोनियल हो जाएगा। जो उसके बाद अगर हम देखें असेंडिंग कॉलॉन है वो भी रेट्रो पेरिटोनियल हो जाएगी, डिसेंडिंग कॉलॉन है वो भी रेट्रो पेरिटोनियल, फिर रेक्टम वो भी रेट्रो पेरिटोनियल हो जाता है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो इस तरीके से फिक्स हो जाती हैं इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और बाकी जो जेजुनम और इलियम है ये रेट्रो पेरिटोनियल नहीं होती, इनकी जो मेसेंट्री होती है उसे मेसेंट्री ही कहते हैं। लेकिन आप सपोज करो यहाँ पे अगर असेंडिंग कॉलॉन है, असेंडिंग कॉलॉन की मेसेंट्री फ्यूज़ हो गई, तो ये जो बाकी मेसेंट्री रह जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनिशियल स्टेजेस पे क्या है, जो मेसेंट्री होती है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के अंदर अटैच होती है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मिड के ऊपर मेसेंट्री अटैच होती है। लेकिन जब यहाँ से ये डिसअपेयर हो जाती है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेसेंट्री है वो इस तरीके से अटैच हुई होती है फ्रॉम द ड्यूडेनो-जेजुनल जंक्शन। यहाँ जो ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन है यहाँ से वो मूव करती है इन्फेरोलैटरली टुवर्ड्स द इलियोसिकल जंक्शन तक, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन तक मूव करती है। तो इस तरीके से उसका जो अटैचमेंट की लाइन होती है वो चेंज हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री की। आफ्टर द असेंडिंग कॉलॉन की मेसेंट्री फ्यूज़ हो जाती है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई बट आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।